हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है ए दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दलजीत सर 54 में। आज की इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। व्यंजन क्या होते हैं इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, हम व्यंजन कहते हैं। इसकी चर्चा हम अपने भाग 1 में कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म संघर्षी व्यंजन, नंबर 4 उत्क्षिप्त व्यंजन, नंबर 5 आगत या ग्रहित ध्वनियाँ, और नंबर 6 है आपके अयोगवाह, जिसमें अनुस्वार और विसर्ग की हम बात करने वाले हैं। आइए हम इनको विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। पहला है आपका स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और होठ का स्पर्श करते हुए निकले, उन्हें क्या बोलते हैं, हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहला है वर्ग, दूसरा है उच्चारण स्थल और तीसरा है व्यंजन। तो कंठ यानी कि का वर्ग है ये आपका, इसके बाद में ये आपका तालव्य यानी चा वर्ग है, मूर्धा यानी कि टा वर्ग है, और ये दंत ता वर्ग है, और होठ पा वर्ग है। इनको इस रूप में हम समझ सकते हैं। तो पहला वर्ग है आपका कंठ है। तो पहले हम थोड़ा सा एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका कंठ है, ये गला है, तो गले के साथ में आपका तालु जुड़ा रहता है ऊपर। तालु तालु जो कंठ होता है हमारा, जहाँ से आवाज़ हम देखते हैं उच्चारण करते समय, हमारा कंठ है ये। इसके बाद में तालु जुड़ा रहेगा साथ में, और तालु के बाद में आगे मूर्धा होती है। मूर्धा यानी कि आपका जो मुख होता है उसके अंदर जो दांत होते हैं, दांत के जो मसूड़े होते हैं, मसूड़े का जो अंदर वाले मसूड़े होते हैं जो आपकी जीवा के साथ जुड़े रहते हैं, उस मसूड़ों को क्या बोला जाता है, मूर्धा बोला जाता है। और इसके साथ में आपके दांत जुड़े रहेंगे। दांत का भी अंदर वाले दांत यानी कि दांत के अंदर वाली परत जो होती है, लगातार जीवा हमारी दांतों को छूती रहती है, तो इसको दंत बोला जाएगा। और जो आपके होंठ हैं, फिर इसके बाद में होंठ। तो इसी क्रम में वर्णमाला में इनको दिया गया है। सबसे पहले कंठ है, उसके बाद में आपका तालु है, इसके बाद में आपका मूर्धा यानी कि अंदर के मसूड़े, फिर दांत यानी कि दांत के अंदर की सतह, और फिर इसके बाद में होंठ। इसी क्रम में आप इनको याद रखेंगे। तो कंठ उच्चारण स्थल हो गया आपका। का वर्ग जो है इसका उच्चारण स्थल क्या है, कंठ। चा वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है, तालु। टा वर्ग का उच्चारण स्थल है मूर्धा। ता वर्ग का उच्चारण स्थल है दांत, और पा वर्ग का उच्चारण स्थल है होंठ। यहाँ पर इनको वर्ग की बात करें तो कंठ वर्ग कहा जाता है, तालव्य वर्ग कहा जाता है, मूर्धन्य वर्ग कहा जाता है, दंत्य वर्ग कहा जाता है, और होंठ वर्ग कहा जाता है। आइए देखते हैं कौन कौन से व्यंजन हैं। तो कंठ जिनका उच्चारण स्थल है कंठ, आपका का वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है, कंठ। तो इसमें आ जाएंगे आपके क, ख, ग, घ, अंग। और तालु है, तालु में देखेंगे च, छ, ज, झ, य। फिर मूर्धा उच्चारण स्थल वाले जो आपके व्यंजन है वो कौन से हैं, ट, ठ, ड, ढ, ण। इसी प्रकार दंत या दांत उच्चारण स्थल वाले क्या हैं आपके, त, थ, द, ध, न। जब आप इनका उच्चारण कर रहे हो, आप महसूस कर रहे हो कि आपकी जीवा जो है दांत से लग रही है। इसी प्रकार जब आप टा वर्ग का उच्चारण कर रहे हैं तो आपको महसूस हो रहा है कि अंदर के मसूड़ों को हमारी जीवा जो है स्पर्श कर रही है। इसीलिए इसको मूर्धा और इसको दांत उच्चारण स्थल में रखा गया है। फिर इसके बाद में आपका ओंठ या ओष्ठ। प, होंठ आपके चिपक रहे हैं, खुल रहे हैं। फ, ब, भ और म, ये आपके क्या है, ओंठ उच्चारण स्थल में है। तो आप इसको महसूस कर सकते हैं। जब आप उच्चारण करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर जोर आ रहा है। जैसे आपने क बोला तो क, ख, ग, घ, कंठ पर आपके जोर आ रहा है। जब आपने बोला च, छ, तो आप देख रहे हैं आपकी जीवा आपके तालु को स्पर्श कर रही है, तालु के साथ रगड़ रही है। इसीलिए इसको उच्चारण स्थल तालु में रखा गया है। ट, ठ, ड, ढ, आपकी जीवा जो है मसूड़ों को छू रही है, अंदर के हिस्से को। इसी प्रकार इसको मूर्धा में रखा गया है। दांत में आप देखेंगे तो दंत में देखेंगे तो ता, था, दा, धा बोलते समय आपकी जीवा आपके दांतों को स्पर्श कर रही है, रगड़ रही है उनके साथ में। यहाँ पर अगर हम बात करें स्पर्श व्यंजन की, तो स्पर्श व्यंजन आपके ये प्रत्येक वर्ग में 5 हैं।
तो कुल मिलाकर के कितने स्पर्श व्यंजन है आपके? 25 स्पर्श व्यंजन है। पूछ लेता है एग्जाम में। इसकी चर्चा हम बहुत विस्तार पूर्वक पहले कर चुके हैं। एक बार इन वर्गों का क्रम याद रखते हैं। का, चटत, पा, मतलब पहले है का वर्ग, फिर है चा वर्ग, फिर है टा वर्ग, फिर है ता वर्ग, फिर है पा वर्ग। का, चटत, पा, ये एक ट्रिक है। इसको आप याद कर लेंगे तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा का वर्ग के बाद में कौन सा वर्ग आएगा, टा वर्ग आएगा या ता वर्ग आएगा। तो का, चटत, पा मतलब का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। यहाँ पर वर्ग दिया गया है आपको का, चा, टा, ता, पा, और नीचे इनके उच्चारण स्थल देखिए। का उच्चारण स्थल कंठ है, चा का तालु, टा का मूर्धा, ता का दांत और पा का होंठ। बड़ी आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेता है, बताइए भाई ता का उच्चारण स्थल क्या है? तो ता का उच्चारण स्थल क्या है आपको बता देना है। दंत या दांत आपका जो है उच्चारण स्थल है का ता का। तो सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। बहुत प्रश्न बनते हैं आपके यहाँ से, इसीलिए बहुत ध्यान से समझना है आपने इसको। इसके बाद में आपके नासिक के व्यंजन कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग जो है आपका, इसका जो 5वां वर्ण होता है वो क्या होता है आपका? नासिक के व्यंजन होता है। इनका उच्चारण करते समय हवा जो है मुख से निकलने के साथ साथ नाक से भी निकलती है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? नासिक के व्यंजन बोला जाता है। स्पर्श व्यंजनों का एक और वर्गीकरण किया गया है घोषत्व के आधार पर। घोषत्व का मतलब होता है कि स्वर तंत्रियों में कंपन होना, यानी कि जो हमारी स्वर तंत्रियां हैं जिनको यूज हम बोलने के लिए कर रहे हैं, जो जो हमारे भाग काम कर रहे हैं बोलते समय, जीवा हो गई, दंत हो गया, होंठ हो गया, या फिर आपका तालु हो गया या कंठ हो गया, अगर इनमें कंपन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं हम? घोषत्व के आधार पर। तो घोषत्व के आधार पर जो है 2 भागों में वर्गीकरण किया गया है। पहला है अघोष ध्वनियाँ, दूसरा है सघोष ध्वनियाँ। अघोष ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, यानी कि अगर स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं हो रहा है या कम कंपन हो रहा है, उनको हम क्या बोलेंगे? अघोष ध्वनियाँ बोलेंगे। कैसे, कौन कौन सी हैं हमारी अघोष ध्वनियाँ, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण, अभी हमने ऊपर समझा था का वर्ग है, तो का वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण कौन सा हो जाएगा? का और खा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो कौन सी ध्वनि होती है? अघोष ध्वनि होती है। सघोष ध्वनियाँ क्या होती हैं? या सघोष, या इनको घोष भी बोलते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उसने क्या कहते हैं हम? सघोष ध्वनियाँ या घोष ध्वनियाँ कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण जो है वो आपका क्या होता है? घोष ध्वनि होता है या फिर सघोष ध्वनि होता है। आपको याद रखना है इसको बहुत ध्यान से। तो यहाँ पर एक बार फिर से हम समझने का प्रयास करते हैं कि अघोष ध्वनियाँ कौन सी हैं। अघोष ध्वनियाँ जो होती हैं प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। तो यहाँ पर ये जो है आपकी, ये क्या है आपकी? ये अघोष ध्वनियाँ हैं, यानी कि इनका उच्चारण करते समय जो स्वर तंत्रियाँ हैं उनमें कंपन कम होता है, यानी कि ना के बराबर कंपन होता है इसमें। और बाकी ये जो आपकी तीसरी, चौथी और 5वीं जो है ये आपकी क्या है? ये आपकी क्या है? सघोष या घोष ध्वनियाँ हैं। आपको याद रखना है, ये है आपकी अघोष और ये है आपकी सघोष, सघोष ध्वनियाँ। तो इतना याद रख लेना है आपको कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण है वो क्या है? आपकी अघोष ध्वनि है। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण जो है वो क्या है? सघोष ध्वनि है। स्पर्श व्यंजनों का दूसरा वर्गीकरण किया गया है प्राणत्व के आधार पर। ये प्राणत्व के आधार पर क्या हुआ? यहाँ प्राणत्व का मतलब होता है हवा से, ठीक है। प्राणत्व का मतलब किससे है? हवा से है। पहला है आपका अल्प प्राण। अल्प प्राण का मतलब जिन व्यंजनों का उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उनको क्या बोला जाता है? अल्प प्राण बोला जाता है। परीक्षा में सीधा आपको एक वर्ण दिया रहेगा, एक व्यंजन दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि बताइए ये अल्प प्राण है या ये महाप्राण है। तो ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अल्प प्राण क्या होता है। अल्प प्राण में जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उसको क्या बोला जाता है? अल्प प्राण बोला जाता है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, यानी कि विषम अंक आपके जो होते हैं, विषम संख्या जो होती है, तो विषम जो वर्ण है या विषम व्यंजन जो है वो आपके क्या है? अल्प प्राण है। महाप्राण, जिन
व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख से अधिक मात्रा में निकले या प्राणवायु जो है हमारी अधिक मात्रा में निकले, उनको क्या बोला जाता है? महाप्राण बोला जाता है। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो क्या है? आपका महाप्राण है। आइए एक बार इसे फिर से समझने का प्रयास करते हैं। तो अल्प प्राण में कौन कौन से व्यंजन होंगे आपके जो विषम स्थान पर हैं? पहला, तीसरा और पांचवा। ये पूरे के पूरे जो हैं, ये पहला जो आपका का वर्ग है, चा वर्ग है, इसमें जो पहला वर्ण है ये सारे के सारे, और यहाँ पर जो ये तीसरा है आपका, ये आपके क्या है? ये अल्प प्राण है। अल्प प्राण का मतलब इनका उच्चारण करते समय मुख से जो है हवा बहुत कम निकलती है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? अल्प प्राण। तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है ये क्या है? अल्प प्राण है। तो दूसरा और चौथा जो है आपका ये क्या है? आपके महाप्राण है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा बताइए छा जो है व्यंजन आपका ये अल्प प्राण है या महाप्राण है? तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि छा जो है दूसरे स्थान पर आता है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका महाप्राण। आपसे पूछ लेगा बताइए टा जो है अल्प प्राण है या महाप्राण है? तो टा जो है पहले स्थान पर है, तो ये क्या हो जाएगा? अल्प प्राण हो जाएगा। आइए दूसरे वर्गीकरण के बारे में बात करें। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। ये आपके चार हैं। कौन कौन से? या, रा, ला और वा। इनको अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ना तो स्वर हैं ना ही व्यंजन हैं। अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये व्यंजन जो है ये स्वर से स्वर का मेल होने पर बनते हैं। वैसे आप व्यंजन देखेंगे तो प्रत्येक व्यंजन में जो है आपका, जैसे का है तो इसमें आपका एक व्यंजन का है और दूसरा स्वर आ है, तो व्यंजन और स्वर के मेल से पूरा वो बन रहा है कंप्लीट का। लेकिन यहाँ पर अगर हम या और रा, ला, वा को देखें तो यहाँ पर जब हम यण संधि पढ़ेंगे तो यण संधि में हम देखेंगे कि ये स्वर से स्वर का मेल होने पर व्यंजन बन रहे हैं। तो इसीलिए ये ना तो पूर्ण रूप से स्वर है ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन है। इसमें या और वा जो है इनको अर्ध स्वर बोला जाता है, क्योंकि इसका कभी कभी यूज स्वर के रूप में कर लिया जाता है, कभी इनका यूज व्यंजन के रूप में कर लिया जाता है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इनको अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्वर से स्वर का मेल होने पर बनते हैं। आइए इसको एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जब हम आगे यण संधि पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे ई और आ के मेल से क्या बन रहा है? आपका या। ऊ और आ के मेल से क्या बन रहा है? वा। री और आ के मेल से क्या बन रहा है? आपका रा। री और आ के मेल से क्या बन रहा है? आपका ला। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है, यदि आपसे पूछे कि हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कितने हैं तो आप वहाँ पर बताएंगे कि अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 हैं। यदि आपसे पूछे अर्ध स्वर कितने हैं तो अर्ध स्वर आप बताएंगे 2 हैं। कौन कौन से हैं? या और वा। क्यों कहते हैं इनको अर्ध स्वर? आइए उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा हुआ है कौआ, ठीक है। अब आप इसमें यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है? आपका स्वर है। क्या हम इसको ऐसा भी तो लिख देते हैं? क्या हम इसको ऐसा भी तो लिख देते हैं कौआ? तो यहाँ पर हमने देखा स्वर की तरह वा का यूज किसकी तरह हो रहा है? स्वर की तरह हो रहा है। एक और उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने लिखा हुआ स्थाई, तो यहाँ पर हमने देखा स्थाई में यहाँ पर क्या है? ये स्वर है, बड़ी ई लगा हुआ है, तो हम स्थाई को ऐसा भी तो लिख देते हैं स्थाई। तो हमने यहाँ पर देखा अब या जो है ये किसकी तरह यूज हो रहा है? स्वर की तरह यूज हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा क्या, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसका प्रयोग जो है अर्ध व्यंजन का के साथ या लगा तो स्पष्ट क्या, मतलब इसमें कम समय लग रहा है बोलने में, ठीक है। जैसे अगर हम मान लीजिए ये लिखते हैं कक, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका भी पूर्ण व्यंजन के रूप में ही उच्चारण हो रहा है, इसका भी पूर्ण व्यंजन के रूप में ही उच्चारण हो रहा है, जबकि यहाँ पर क्या आसानी से इसका यहाँ पर यूज हो जा रहा है। इसी तरीके से हम देखें म्याऊं, तो यहाँ पर ये अंतस्थ व्यंजन लगा हुआ है साथ में, तो म्याऊं, म्याऊं माँ में बहुत कम समय लग रहा है, मतलब आधे व्यंजन के बराबर समय लग रहा है। जबकि अगर मैं इसको किसी और के साथ में लगा दूं का को, जैसे मैंने माँ के साथ लगा दिया इसको, तो इसको मैं कमाऊं बोलूँगा तो का जो है ये पूरे व्यंजन की ध्वनि आ रही है यहाँ पर। तो इसमें एक खूबी ये है कि अंतस्थ व्यंजन जो है ये अर्ध व्यंजन के साथ में भी यूज हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि या और वा जो है ये अर्ध स्वर हैं। अभी हमने देखा क्यों है अर्ध स्वर, और अगर आपसे पूछे कि अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं तो आप बताएंगे अंतस्थ व्यंजन जो है आपके 4 हैं, या, रा, ला और वा।
इन्हें अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको जो है स्वरों व व्यंजनों के बीच में स्थित किया गया, मतलब पूर्ण रूप से स्वर भी नहीं माना गया, पूर्ण रूप से व्यंजन भी नहीं माना गया, तो उनके बीच में इनको रखा गया, इसीलिए इनको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। यहाँ पर देखिए रा को लुंठित व्यंजन बोलते हैं। एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेता है कि लुंठित व्यंजन कौन सा है, तो आपको बता देना है रा। क्यों कहते हैं? क्योंकि जिसके उच्चारण में जीभ तालू से लुढ़क कर स्पर्श करे उसको क्या बोलते हैं? लुंठित व्यंजन बोलते हैं। तो रा जो है आपका क्या है, इसमें उच्चारण में जो है जीभ आपकी तालू से लुढ़क कर स्पर्श कर रही है, इसीलिए रा को क्या बोलते हैं? लुंठित व्यंजन बोलते हैं। फिर है आपका ला, पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं इसको, जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व यानी बगल से निकल जाए उसको क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन। तो सीधा सीधा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, तो आपको बता देना है ला, और लुंठित व्यंजन कौन सा है, तो आपको बता देना है र। व्यंजनों का तीसरा वर्गीकरण किया गया है ऊष्म संघर्षी के रूप में। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी स्थान विशेष पर घर्षण खाकर निकले और ऊष्मा उत्पन्न करे उसको क्या बोला जाता है? ऊष्म संघर्षी व्यंजन बोला जाता है। तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं हमारे? शा शलजम, शा षटकोण, सा सपेरा, हा हल, ये क्या है आपके ऊष्म संघर्षी व्यंजन हैं। इसमें जो आपके ये तीन हैं, ये आपकी कौन सी ध्वनियाँ हैं? ये अघोष ध्वनियाँ हैं। अघोष ध्वनियों के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उनको क्या बोला जाता है? अघोष ध्वनियाँ। तो शा शलजम, शा षटकोण और सा सपेरा जो है ये आपकी अघोष ध्वनियाँ हैं। और महाप्राण है, महाप्राण की भी बात हम कर चुके हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उसे क्या बोला जाता है? महाप्राण बोला जाता है। तो शा शलजम, शा षटकोण, सा सपेरा और हा हल ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। इनको बोलते समय जो है ऊष्मा उत्पन्न होती है या फिर वायु जो है मुख के किसी स्थान विशेष से क्या करके टकरा करके निकलती है। और हा जो है ये आपकी क्या है? सघोष ध्वनि है और महाप्राण है। नेक्स्ट है वर्गीकरण आपका उत्क्षिप्त व्यंजन। आप यहाँ पर देखेंगे डा डमरू ढा ढक्कन, हम पहले इसको स्पर्श व्यंजन में पढ़ चुके हैं, वहाँ पर ये ऐसे लिखे हुए थे। लेकिन अगर यहाँ आप ध्यान दें तो ये द्विगुण व्यंजन है, इसके नीचे क्या लगा हुआ है? बिंदु लगा हुआ है। तो ये आपके दो तरीके से यूज होते हैं। इनको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं और इनको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। इनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है और फिर झटके के साथ नीचे आ जाती है। तो यह दोनों व्यंजन हिंदी में विकसित व्यंजन हैं, यह संस्कृत में नहीं थे। तो इनको ज़रूरत के हिसाब से विकसित किया गया है, संस्कृत में इन व्यंजनों की चर्चा नहीं की गई है। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब इनका उच्चारण किया जाता है तो जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है, मूर्धा को स्पर्श करने के बाद झटके के साथ नीचे आ जाती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। इनको द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। तो ये क्या है आपके? मूर्धन्य है। पहली बात तो उच्चारण स्थल मूर्धन्य है इनका, और ये सघोष ध्वनि है और अल्प प्राण है। जो आपका डा है ये क्या है? सघोष ध्वनि है और अल्प प्राण है। और ये आपका जो है ये क्या है? आपका सघोष ध्वनि है और महाप्राण है। पूछा जाता है एग्ज़ाम में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि डा और ढा जो है ये कौन से हैं? सघोष ध्वनि है या अल्प प्राण है या सघोष ध्वनि है, महाप्राण है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना है। डा जो है आपका सघोष ध्वनि है और अल्प प्राण है, और ये आपका जो है सघोष ध्वनि है और महाप्राण है। दोनों ही सघोष ध्वनियाँ हैं, लेकिन अल्प प्राण और महाप्राण में यहाँ पर अंतर है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगत ध्वनियों की। आगत ध्वनियाँ जैसे आप ये देखें, का के नीचे नुक्ता लगा है, खा के नीचे नुक्ता लगा हुआ है, गा के नीचे जा और फा, इनको आगत या गृहीत ध्वनियाँ कहते हैं। ठीक है, जैसे ही नुक्ता लगा होगा तो आप उसको क्या कहेंगे? आगत या गृहीत ध्वनियाँ, यानी कि ये ज़रूरत के हिसाब से हमने दूसरे भाषा से इसको ले लिया गया है। जो हमारी मूल वर्णमाला है उसमें इनका प्रयोग नहीं किया जाता है, ये आवश्यकता के अनुसार पर जो है इसको ग्रहण कर लिया गया है, इसीलिए इनको आगत या गृहीत ध्वनियाँ बोला जाता है। तो का जो है ये आपका क्या है? अघोष और अल्प प्राण है। वही है बिल्कुल सेम आपका जो पहले आपने वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन में देखा था, तो हमने वहाँ पर चर्चा की थी कि अघोष ध्वनियाँ कौन सी हैं? पहला और दूसरा वर्ण। तो का जो है पहला वर्ण है तो इसीलिए अघोष हो गया। खा है दूसरा वर्ण है, इसीलिए ये भी क्या है? अघोष हो गया। गा जा जो है ये आप देखेंगे तो ये आपके गा और जा जो है ये गा तीसरे स्थान पर आता है, इसीलिए ये क्या हो गया? आपका सघोष ध्वनि हो गया। और जा की अगर हम बात करें तो जा भी जो है आपका तीसरे स्थान पर आता है ना, तो ये भी आपका क्या हो गया?
सघोष ध्वनि हो गया। फा की बात करें तो पा फा, तो दूसरे स्थान पर आता है अघोष। तो वही है, स्पर्श व्यंजनों वाला ही वर्गीकरण है। और खा जो है ये महाप्राण है, गा जो है ये अल्प प्राण है, जा जो है ये अल्प प्राण है, और फा जो है ये महाप्राण है। तो इसी आधार पर हमने देखा था कि आपका अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा। तो जो पहले स्थान पर होगा, तीसरे स्थान पर होगा, पांचवें स्थान पर होगा, वो अल्प प्राण कहलाएगा। और जो दूसरे स्थान पर होगा और जो चौथे स्थान पर होगा वो महाप्राण कहलाएगा। जो नेक्स्ट वर्गीकरण किया गया है यहाँ पर व्यंजनों का, वो किया गया अयोगवाह में। यहाँ पर अब हमें ध्यान देना है, हमने जब स्वर पढ़े थे वहाँ पर भी हमने अयोगवाह देखा था। तो यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि जो अनुस्वार है, जैसे ये अनुस्वार लगा हुआ है, ठीक है, ऊपर बिंदु लगा हुआ, और ये विसर्ग होता है आपका, ठीक है, इसको हम देखते हैं। तो अनुस्वार और विसर्ग जो है लेखन की दृष्टि से तो क्या है, ये स्वर हैं। जब हम इनको लेखन की दृष्टि से लिखते हैं तो इनको हम कहाँ लिखते हैं, स्वरों में लिखते हैं। और उच्चारण की दृष्टि से ये जो है ये क्या है, व्यंजन है। तो उच्चारण की दृष्टि से हम इसको कहाँ पढ़ेंगे, व्यंजन में पढ़ेंगे। अनुस्वार और विसर्ग जो है लेखन की दृष्टि से स्वर हैं और उच्चारण की दृष्टि से क्या है, व्यंजन है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस ज्ञान के भंडार को सीख पाएँ और अपनी परीक्षा में अच्छे नंबरों से सफल हो पाएँ। धन्यवाद।